हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निक स्टडी पॉइंट। सो व्हाट्सअप गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड आप सबकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं और आगे भी लेकर आते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, बिकॉज सबका फ़ायदा होना चाहिए यार। अब हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो चैप्टर 11 था प्रकाश संश्लेषण वाला, उसकी ऑडियो बुक कंप्लीट की थी। और अब इस एनसीईआरटी ऑडियो बुक के सेशन में हम चैप्टर 12 पादप में श्वसन वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हम जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आपको जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट है, ये कोई एनसीईआरटी में वर्ड समझ में नहीं आ रहा है या आपके लिए कोई भी अलग से क्लास लानी है, जैसे गाइडेंस की क्लास, या आपको जो भी नीड है, जो भी चीज़ चाहिए, नोट चाहिए, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिखें। मैं कमेंट सेक्शन में आपका जवाब देने की कोशिश करूंगी और आपको जिस भी तरीके की वीडियो चाहिएगी उसे सबसे पहले लेकर आऊंगी। सो प्लीज आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर डालें एंड आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब अपने एनसीईआरटी बुक को एंड पेन पेंसिल मार्कर हाईलाइटर जो भी है उसको लेकर बैठ गए होंगे। तो मैं भी अपना मार्कर सेट कर लेती हूँ ताकि हम अच्छे से जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं उनको हाईलाइट कर सकें। मैं इसे बड़ा कर लेती हूँ। सो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं पादप में श्वसन। इसमें हम ये वाले टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि पादप सांस लेते हैं क्या, ग्लाइकोलिसिस, किण्वन, ऑक्सीश्वसन, श्वसनीय संतुलन चार्ट, एम्फीबैलिक पथक्रम, सांस गुणांक। ये असल में एक कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है। ये चैप्टर जो है पूरा कॉन्सेप्चुअल है। सो आप बेहतर होगा इसके नोट्स पर ज़्यादा ध्यान दें, एनसीईआरटी पर भी ध्यान दें, बट एनसीईआरटी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी अगर आपने इसके नोट्स को कवर नहीं किया होगा और इसके लेक्चर्स नहीं लगाए होंगे तो। सो प्लीज़ पहले अपने लेक्चर्स कवर करें या फिर जो भी आपके वन शॉट वगैरह हैं उनको कवर करें, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके, फिर ये एनसीईआरटी पर आए, बिकॉज ऐसे तो एनसीईआरटी बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। सो आई होप आप सब अपने लेक्चर्स लगाकर बैठे होंगे और नोट्स का भी रिविजन करके ही बैठे होंगे, ताकि आप एनसीईआरटी अच्छे से समझ सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सभी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं, लेकिन जीवन के लिए सांस लेना इतना आवश्यक क्यों है? जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है? क्या सभी जीवधारी, चाहे पादप हो या सूक्ष्म जीव, सांस लेते हैं? यदि ऐसा है तो कैसे? सभी जीवधारियों को अपने दैनिक जीवन में अवशोषण, परिवहन, गति, प्रजनन जैसे कार्य करने हेतु और यहाँ तक कि सांस लेने हेतु भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह सभी ऊर्जा कहाँ से आती है? हम जानते हैं कि ऊर्जा के लिए हम भोजन करते हैं, लेकिन ये ऊर्जा भोजन से कैसे प्राप्त होती है? यह ऊर्जा कैसे उपयोग में आती है? क्या सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों से समान प्रकार की ऊर्जा मिलती है? क्या पादप भोजन करते हैं? पादप वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं और सूक्ष्म जीव इस ऊर्जा की आवश्यकता के लिए क्या भोजन करते हैं? उपरोक्त किए गए अनेक प्रश्नों से आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इनमें बहुत ही अधिक सामंजस्य नहीं है, लेकिन वास्तव में सांस लेने की प्रक्रिया व खाद्य पदार्थ से मुक्त होने वाली ऊर्जा की प्रक्रिया में बहुत अधिक संबद्धता होती है। हम यह समझाने का प्रयास करें कि यह कैसे होता है। जीवन विधि के लिए आवश्यक सभी ऊर्जा कुछ वृहत अणुओं के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है, जिसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। केवल हरे पादप व नीले हरे जीवाणु अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज व स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हरे पादपों में सभी कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। केवल वे कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है वे ही प्रकाश संश्लेषण करती है। चूंकि हरे पादपों में सभी अंग, ऊतक व कोशिकाएं हरी नहीं होती है, इसलिए इनमें ऑक्सीकरण के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसलिए खाद्य पदार्थ का आहरित भागों में परिवहन होता है। प्राणी परपोषित होते हैं, इसलिए वे अपना भोजन पादपों में परोक्ष शाकाहारी या अपरोक्ष मांसाहारी रूप से प्राप्त करते हैं। मृत जीव कैसे कवक, मृत या सड़े गले पदार्थों पर निर्भर करते हैं, वो यह जान लेना अति महत्वपूर्ण है कि जीवन में सांस हेतु आवश्यक सभी खाद्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में कोशिकीय सांस अथवा कोशिका में खाद्य पदार्थ के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा की क्रियाविधि तथा एटीपी के संश्लेषण को समझाया गया है।
निसंदेह प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है यूकैरियोट में, जबकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन से कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वह भी केवल यूकैरियोट में। जबकि कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के CC कार्बन कार्बन आबंध के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना सांस कहलाता है। इस प्रक्रिया में जिस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है उसे श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। प्राय कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, किंतु कुछ पादपों में विशेष परिस्थितियों में प्रोटीन वसा अम्ल तथा यहाँ तक कि कार्बनिक अम्ल भी श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयोग आ सकते हैं। कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण के दौरान श्वसनीय क्रियाधार में से संपूर्ण ऊर्जा कोशिका में एक साथ मुक्त नहीं होती है। यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित चरणबद्ध धीमी अभिक्रियाओं के रूप में मुक्त होती है, जो रासायनिक ऊर्जा ATP के रूप में एकत्रित हो जाती है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि सांस में ऑक्सीकरण द्वारा निकलने वाली ऊर्जा सीधे उपयोग में नहीं आती या संभवतः नहीं भी हो सकती है, किंतु ये ATP के संश्लेषण के उपयोग में आती है तथा इस ऊर्जा को जब भी तथा जहाँ भी आवश्यकता होती है ये टूट जाती है। इस कारण से ATP कोशिका के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करती है। ATP में संचित ऊर्जा जीवधारियों की विभिन्न ऊर्जा आवश्यक प्रक्रियाओं में उपयोग में आती है। सांस के दौरान निर्मित कार्बनिक पदार्थ कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण के लिए पूर्वगामी के रूप में काम में आते हैं। 12.1 क्या पादप सांस लेते हैं? इस प्रश्न का कोई परोक्ष उत्तर नहीं है। हाँ, पादपों में सांस हेतु ऑक्सीजन O2 की आवश्यकता होती है। वे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को मुक्त करते हैं। इस कारण से पादपों में ऐसी व्यवस्था है जिससे ऑक्सीजन O2 को उपलब्धता सुनिश्चित होती है। पादपों में प्राणियों की तरह गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, बल्कि उनमें इस उद्देश्य हेतु रंध्र व आंतररंध्र मिलते हैं। पौधे बिना श्वसन अंग के कैसे श्वसन करते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण यह है कि पादपों का प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता का ध्यान रखता है। पादपों के एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। दूसरा कारण यह है कि पादपों में गैसों के आदान प्रदान की बहुत अधिक मांग नहीं होती है। पादप के विभिन्न भागों में मूल तना व पत्ती में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा बहुत ही धीमी दर से होता है। केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का अत्यधिक आदान प्रदान होता है तथा प्रत्येक पत्ती पूर्णतया इस प्रकार से अनुकूलित होती है कि इस अवधि के दौरान अपनी आवश्यकता का ध्यान रखती है। जब कोशिका श्वसन करती है तो ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। तृतीय कारण यह है कि बड़े स्थूल पादपों में गैसें अधिक दूरी तक विस्तृत नहीं होती है। पादपों में प्रत्येक सजीव कोशिका पादपों की सतह के बिल्कुल पास स्थित होती है। वह पत्ती के लिए सत्य कथन है। जब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि मोटे काष्ठीय तनों और मूल के लिए क्या होता है, तना में सजीव कोशिकाएं छाल व छाल के नीचे पतली सतह के रूप में व्यवस्थित रहती है। इनमें भी छिद्र होते हैं जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। भीतर की कोशिकाएं मृत होती है तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। अतः पादपों की अधिकांश कोशिकाओं की सतह हवा के संपर्क में होती है। ये पैरेन्काइमा कोशिकाओं के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं, जो कि वायु रिक्तिकाओं के आपस में जुड़े हुए जाल रूपी रचना के कारण संभव होता है। आई एम रियली सॉरी गाइस। ग्लूकोज के नियंत्रित संपूर्ण ऑक्सीकरण दहन से अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ ऊर्जा निकलती है, जिसका सर्वाधिक भाग ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। यदि ये ऊर्जा कोशिका के लिए आवश्यक है तो इसका उपयोग कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण में होना चाहिए। C6H12O6 + 6O2 6CO2 + CH2O + ऊर्जा। पादप कोशिकाएं इस तरह से भोजन बनाती हैं कि ग्लूकोज अणु के अपचयन से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा मुक्त ऊष्मा के रूप में न निकल पाए। मुख्य बात यह है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक चरण में न होकर छोटे छोटे अनेक चरणों में होता है, जिनमें कुछ चरण इतने बड़े होते हैं कि इनसे निकलने वाली पर्याप्त ऊर्जा ATP के संश्लेषण में उपयोग में आ जाती है। ये कैसे होता है? वास्तव में यही सांस का इतिहास है। सांस की क्रियाविधि के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा उत्पाद के रूप में निकलती है। दहन अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में भी जीवित रहती है। क्या आप ऐसी परिस्थितियों के बारे में और जीवों के बारे में सोच सकते हैं जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है? विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि प्रथम कोशिका इस ग्रह पर ऐसे वातावरण में मिली जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। आज भी उपलब्ध सजीवों में हम जानते हैं कि कुछ अनोक्सी ऑक्सीजन रहित वातावरण हेतु अपने आप को अनुकूलित कर चुके हैं। इनमें से कुछ विकल्पीय अनोक्सी हैं, जबकि कुछ के लिए अनोक्सी स्थिति की आवश्यकता अविकल्पीय है। हर स्थिति में सभी जीवों में एंजाइम तंत्र होता है जो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की सहायता से आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करता है। इस प्रकार ग्लूकोज का पाइरुविक अम्लों में विघटन ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। 12.2 ग्लाइकोलाइसिस। आई होप आप सब लेक्चर लगा चुके होंगे और आपको इसके बारे में पता होगा। ग्लाइकोलाइसिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ग्लाइकोस अर्थात शर्करा एवं लाइसिस अर्थात टूटना से हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया गुस्ताव इम्बेडेन, ओटो मेयर, हॉफ तथा जे पारानास द्वारा
तथा इसे सामान्यतः ईएमपी पद भी कहते हैं। अनॉक्सी जीवों में सांस को केवल यही प्रक्रिया है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है और यह सभी सजीवों में मिलता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बदल जाता है। पादपों में यह ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषित कार्बन अभिक्रियाओं का अंतिम उत्पाद है या संचयित कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। सुक्रोज इन्वर्टेज नामक एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। ये दोनों मोनोसैकेराइड सरलता से ग्लाइकोलाइटिक चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा फॉस्फोरीकृत होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉस्फोरीकृत रूप समावयवीकरण द्वारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के उपापचय के बाद के क्रम एक समान होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के विभिन्न चरण चित्र 12.1 में दर्शाए गए हैं। ग्लाइकोलाइसिस में 10 श्रृंखलाबद्ध अभिक्रियाओं में विभिन्न एंजाइम द्वारा ग्लूकोज से पाइरुवेट का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस के विभिन्न चरणों के अध्ययन के दौरान उन चरणों पर ध्यान दें जिसमें एटीपी का उपयोग एटीपी ऊर्जा अथवा संश्लेषण, इस मामले में NADH प्लस हाइड्रोजन प्लस होता है। एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है। पहले चरण में जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है तथा दूसरे चरण में वह दूसरे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में परिवर्तन होता है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टूटकर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तथा 3 हाइड्रोक्सी ग्लिसराइड PGAL बनाता है, जबकि 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड PGAL का 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट बाई BPGA में परिवर्तन होता है तो NAD प्लस से NADH प्लस हाइड्रोजन प्लस का निर्माण होता है। PGAL से 2 समान अपचयोपचय रिडॉक्स 2 हाइड्रोजन अणु। पृथक होकर NAD के एक अणु की ओर स्थानांतरित होता है। PGAL ऑक्सीकृत होकर अकार्बनिक फॉस्फेट से मिलकर BPGA में परिवर्तित हो जाता है। DPGA का 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तन ऊर्जा उत्पादन करने वाली प्रक्रिया है। इस ऊर्जा का उपयोग ATP निर्माण में होता है। PEP का पाइरुविक अम्ल में परिवर्तन के दौरान भी ATP का निर्माण होता है। क्या तुम ये गणना कर सकते हो कि एक अणु से कितने ATP अणुओं का प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण होता है? पाइरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद है। पाइरुवेट का उपापचय भविष्य क्या है? यह कोशिका की आवश्यकता पर निर्भर करता है। यहाँ 3 प्रमुख तरीके हैं जिसमें विभिन्न कोशिकाएं ग्लाइकोलाइसिस द्वारा उत्पन्न पाइरुविक अम्ल का उपयोग करती है। ये लैक्टिक अम्ल किण्वन, अल्कोहलिक किण्वन और ऑक्सीसांस है। अधिकांश प्रोकैरियोट तथा एक कोशिका यूकैरियोट में किण्वन अनोक्सी परिस्थितियों में होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनने हेतु जीवधारियों में क्रैब्स चक्र के द्वारा, जिसे ऑक्सीश्वसन या सांस कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। 12.3 किण्वन। किण्वन में यीस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनोक्सी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसमें अभिक्रियाओं के विभिन्न चरणों द्वारा पाइरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल में परिवर्तन हो जाता है। एंजाइम पाइरुविक अम्ल डिकार्बोक्सिलेज एवं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। दूसरे जीव जैसे कुछ बैक्टीरिया पाइरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये चरण चित्र 12.2 में दर्शाए गए हैं। प्राणी की मांसपेशियों की कोशिकाओं में शारीरिक अभ्यास के दौरान जब कोशिकीय सांस के लिए अपर्याप्त ऑक्सीजन होती है तब पाइरुविक अम्ल लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज द्वारा लैक्टिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। अपचयी कारक NADH प्लस हाइड्रोजन प्लस होता है, जो पुनः दोनों प्रक्रियाओं में NAD प्लस में ऑक्सीकृत हो जाता है। दोनों लैक्टिक अम्ल तथा अल्कोहल किण्वन में पर्याप्त ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। ग्लूकोज से 7% से कम ऊर्जा मुक्त होती है। इट्स इम्पोर्टेंट। और इसकी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग उच्च ऊर्जा बंध वाले ATP के निर्माण में नहीं होता है। अम्ल व अल्कोहल बनने वाली उत्पाद की प्रक्रिया खतरनाक होती है। ग्लूकोज के एक अणु से किण्वन के बाद अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनने के दौरान कितने शुद्ध ATP का संश्लेषण होता है, अर्थात ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उपयोग में आने वाले ATP की संख्या घटाकर गणना करें कि कितनी ATP का संश्लेषण होता है। जब अल्कोहल की मात्रा 13% या उससे अधिक होती है 13% या इससे अधिक होती है तो यीस्ट के लिए यह विषाक्तता व मृत्यु का कारण बन जाती है। प्राकृतिक किण्वित पेय में अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होगी? क्या आप सोच सकते हैं कि मादक पेय में अल्कोहल की मात्रा इसमें स्थित अल्कोहल की सांद्रता से अधिक कैसे प्राप्त की जा सकती है? वह क्या प्रक्रिया है जिनके द्वारा जीव में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इस दौरान मुक्त ऊर्जा कोशिकीय उपापचय की आवश्यकता के अनुसार बहुत से ATP अणुओं का संश्लेषण करती है। यूकैरियोट में ये सभी चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं, जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीसांस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा जिनके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार का सांस सामान्यतः उच्च जीवों में मिलता है। हम इन प्रक्रियाओं को अगले खंड में पढ़ेंगे।
12.4 ऑक्सीश्वसन या सांस। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पाइरूवेट कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन किया जाता है। ऑक्सीश्वसन की मुख्य घटनाएं निम्न है। पाइरूवेट का चरणबद्ध क्रम में पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत सभी हाइड्रोजन परमाणु पृथक हो जाते हैं, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी मुक्त होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अणु की ओर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एटीपी का संश्लेषण होता है। सबसे अधिक रोचक बात यह है कि इससे पहली प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में संपन्न होती है, जबकि द्वितीय प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलिटिक अपचय द्वारा बनने वाले पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में प्रवेश करती है, जो ऑक्सीकृत कार्बोक्सिलीकरण की कॉम्प्लेक्स सामूहिक क्रिया द्वारा पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज अभिक्रियाओं में कई से एंजाइम भाग लेते हैं, जैसे NAD+ तथा A से एंजाइम। आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पाइरुविक अम्ल प्लस कोएंजाइम A प्लस NAD+ Mg2+ एंड पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस CO2 प्लस NADH प्लस हाइड्रोजन। इस प्रक्रिया के दौरान पाइरूविक अम्ल के 2 अणुओं के उपापचय से NADH के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से निर्मित होते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम में चक्र पर ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र में प्रवेश करता है, जिसे साधारणतः वैज्ञानिक हैंस क्रेब्स चक्र की खोज के कारण क्रेब्स चक्र कहते हैं। 12.4.1 ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र TCA चक्र का प्रारंभ एसिटाइल समूह के ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल OA तथा जल के साथ संघनन से होता है और सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। चित्र 12.3 वह अभिक्रिया सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम द्वारा होती है तथा कोएंजाइम A का एक अणु मुक्त होता है। तब सिट्रेट आइसोसिट्रेट में समावयवित हो जाता है। यह डिकार्बोक्सिलीकरण के 2 लगातार चरणों के रूप में होता है। इसके उपरांत अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल तत्पश्चात सक्सिनिल कोएंजाइम A का निर्माण होता है। सिट्रिक अम्ल के बचे हुए चरणों में सक्सिनिल कोएंजाइम A ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत होकर चक्र को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। सक्सिनिल कोएंजाइम A से सक्सिनिल अम्ल के रूपांतरण के दौरान GTP के एक अणु का निर्माण होता है। इसे क्रियाधार स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। इन युग्मित अभिक्रियाओं में GTP GDP में रूपांतरित हो जाती है तथा ADP से ATP का निर्माण होता है। चक्र में 3 स्थान ऐसे होते हैं जिसमें NAD+ का NADH+ हाइड्रोजन प्लस में अपचयन होता है और एक स्थान पर FAD+ का FADH2 में अपचयन होता है। TCA चक्र द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम A को एंजाइम्स अम्ल के निरंतर ऑक्सीकरण हेतु ऑक्सैलो एसीटेट अम्ल के पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है, जो चक्र का प्रथम सदस्य है। इसके साथ साथ NAD+ तथा FAD+ का NADH व FADH2 से क्रमशः पुनः उत्पादन होता है। तो सांस की इस अवस्था के समीकरण को संक्षेप में निम्नवत लिखा जा सकता है कि पाइरूविक अम्ल जो है 4 NAD+ और प्लस FAD+ और प्लस 2 H2O और प्लस ADP एंड जो फास्फोरस है सिंगल, उससे माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में क्रिया करता है और 3 CO2 प्लस 4 NADH प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 4 FADH2 एंड ATP का निर्माण करता है। अब तक हम देख चुके हैं कि TCA चक्र में ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। NADH प्लस हाइड्रोजन प्लस के 8 अणु, FADH2 के 2 अणु तथा 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि अभी तक सांस की चर्चा के दौरान न कहीं पर ऑक्सीजन तथा न कहीं पर ATP के बहुत सारे अणुओं के निर्माण की चर्चा हुई है। अब संश्लेषित NADH प्लस हाइड्रोजन प्लस तथा FADH2 की क्या भूमिका होगी, अब हमें समझना होगा कि सांस में ऑक्सीजन की भूमिका तथा ATP का निर्माण कैसे होता है। 12.4.2 इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र अथवा ऑक्सीकरणीय फॉस्फोरिलीकरण। सांस प्रक्रिया के अगले चरण में NADH प्लस हाइड्रोजन प्लस तथा FADH2 में संचित ऊर्जा मुक्त उपयोग में लाना है। यह तब संपादित होता है जब उनका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा होता है तथा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाता है तथा पानी का निर्माण होता है। उपापचयी पद जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है, उसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ETS कहते हैं। चित्र 12.4 जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में TCA चक्र के दौरान NADH से बनने वाले इलेक्ट्रॉन एंजाइम NADH डिहाइड्रोजिनेज द्वारा ऑक्सीकृत होता है कॉम्प्लेक्स 1। तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन भीतरी झिल्ली में उपस्थित यूबिक्विनोन की ओर स्थानांतरित होता है। यूबिक्विनोन अपचयी समतुल्य FADH2 द्वारा प्राप्त करता है कॉम्प्लेक्स 2, जो सिट्रिक अम्ल चक्र में सक्सीन के ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न होते हैं। अपचयित यूबिक्विनोन
यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोल इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम Bc1 साइटोक्रोम C की ओर स्थानांतरित कर ऑक्सीकृत हो जाता है। कॉम्प्लेक्स स्तर। साइटोक्रोम C एक छोटा प्रोटीन है जो भीतरी झिल्ली की बाह्य सतह पर चिपका होता है, जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स स्तर तथा कॉम्प्लेक्स 4 के बीच स्थानांतरण का कार्य करता है, गतिशील वाहक के रूप में करता है। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है जिसमें साइटोक्रोम A3 तथा 2 तांबा केंद्र मिलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एक वाहक से दूसरे वाहक तक कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 द्वारा गुजरते हैं, तब एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5 से युग्मित होकर एटीपी व अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी का निर्माण करते हैं। इस दौरान संश्लेषित होने वाली एटीपी अणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर करती है। एनएडीएच के एक अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी के 3 अणुओं का निर्माण होता है, जबकि एफएडीएच2 का एक अणु से एटीपी का 2 अणु बनता है। जबकि सांस की ऑक्सी प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। प्रक्रिया के अंतिम चरण में ऑक्सीजन की भूमिका सीमित होती है। यद्यपि ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है क्योंकि यह पूरे तंत्र से हाइड्रोजन को मुक्त कर पूरी प्रक्रिया को संचालित करती है। ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य करता है। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के विपरीत, जहां प्रोटीन प्रवणता के निर्माण में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग फॉस्फोरिलीकरण के लिए होता है, सांस में इसी प्रकार की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा ऊर्जा की पूर्ति होती है। फलस्वरूप इस कारण से हुई क्रियाविधि को ऑक्सीकारी फॉस्फोराइलीकरण कहते हैं। फॉस्फोराइलेशन बोल सकते हैं इंग्लिश में। झिल्ली से जुड़ी एटीपी संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, जिसने पिछले अध्याय में रसोपरासरण परिकल्पना केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस के आधार पर बताया गया है। जैसा कि पहले वर्णित है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5 की सहायता से एटीपी के संश्लेषण में होता है। यह कॉम्प्लेक्स 2 प्रमुख घटकों F0 F1 से बनता है। चित्र 12.5 F1 शीर्ष परिधीय झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जहां पर अकार्बनिक फॉस्फेट तथा एडीपी से एटीपी का संश्लेषण होता है। विद्युत रसायन प्रोटॉन प्रवणता के फलस्वरूप चाहिए हाइड्रोजन प्लस आयन अंतर झिल्ली अवकाश को F1 से होकर अधात्री की ओर गति करता है, जिससे एक एटीपी का संश्लेषण होता है। 12.5 श्वसनीय संतुलन चार्ट। प्रत्येक ऑक्सीकृत ग्लूकोज अणु से बनने वाले प्राप्त शुद्ध एटीपी की गणना करना आप संभव है, किंतु वास्तविकता में एक सैद्धांतिक अभ्यास ही रह गया। यह गणना कुछ निश्चित कल्पनाओं के आधार पर ही की जा सकती है। यह एक क्रमिक सुव्यवस्थित क्रियात्मक पथ है जिसमें एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार का निर्माण होता है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस से शुरू होकर टीसीए चक्र तथा पथ ईटीएस के एक के बाद एक आती है। ग्लाइकोलिसिस में संश्लेषित एनएडीएच माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, जहां उसका फॉस्फोराइलीकरण होता है। पथ का कोई भी मध्यवर्ती दूसरे यौगिक के निर्माण में उपयोग में नहीं आता है। श्वसन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है। कोई दूसरा वैकल्पिक क्रियाधार पथ के किसी भी मध्यवर्ती चरण में प्रवेश नहीं करता है। हालांकि इस प्रकार की कल्पना सजीव तंत्र में वास्तव में तर्कसंगत नहीं है। सभी पथ एक के बाद एक नहीं बल्कि एक साथ कार्य करते हैं। पथ में क्रियाधार आवश्यकता अनुसार बाहर तथा अंदर आ जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार एटीपी का उपयोग हो सकता है। एंजाइम की क्रिया की दर को अनेकों विधियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। फिर भी यह क्रिया करना उपयोगी है क्योंकि सजीव तंत्र में ऊर्जा का निष्कर्षण एवं संग्रहण हेतु इसकी दक्षता सराहनीय है। तो ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से 6 एटीपी के 36 अणुओं की शुद्धि प्राप्ति होती है। अतः हम किण्वन तथा ऑक्सी श्वसन की तुलना करें। किण्वन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, जबकि ऑक्सी श्वसन में पूर्ण विघटन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। किण्वन में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल बनने के कारण एटीपी के शुद्ध 2 अणुओं की प्राप्ति होती है, जबकि ऑक्सी श्वसन में बहुत अधिक एटीपी के अणु बनते हैं। किण्वन में एनएडीएच का एनएडी+ में ऑक्सीकरण मंद गति से होता है, जबकि ऑक्सी श्वसन में यह अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। 12.6 एम्फिबॉलिक पथ। सांस के लिए ग्लूकोज अनुकूल क्रियाधार है। श्वसन में सभी कार्बोहाइड्रेट उपयोग में लाने से पहले ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। दूसरे क्रियाधार भी सांस में प्रयोग किए जा सकते हैं, किंतु तब वे सांस के पहले चरण में उपयोग नहीं आते हैं। चित्र 12.6 को देखें। विभिन्न क्रियाधार श्वसन पथ में कहाँ, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे नीट में क्वेश्चन आते हैं, आप इस पर ध्यान दें। कहाँ उपयोग करते हैं। वसा सबसे पहले ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में विघटित होता है। यदि वसीय अम्ल सांस के उपयोग में आता है तो वह पहले एसिटाइल से एंजाइम बनकर पथ में प्रवेश करता है। ग्लिसरॉल पहले PgAl में परिवर्तित होकर श्वसन पथ में प्रवेश करता है। प्रोटीन प्रोटीएज एंजाइम द्वारा विघटित होकर अमीनो अम्ल बनाता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल विअमीनीकरण के बाद अपनी संरचना के आधार पर क्रेब चक्र के अंदर विभिन्न चरणों में प्रवेश करता है। चूंकि सांस के दौरान क्रियाधारक टूटते हैं, अतः सांस प्रक्रिया परंपरागत अपचयी प्रक्रिया है और श्वसन पथ श्वसनीय अपचयी पथ है। किंतु क्या
आप इसे ठीक समझते हैं। ऊपर वर्णित है कि विभिन्न क्रियाधार ऊर्जा हेतु श्वसन पथ में कहाँ प्रवेश करते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये यौगिक उपरोक्त क्रियाधार बनाने के लिए श्वसनीय पथ से अलग होंगे। अतः पथ में प्रवेश करने से पहले वसा अम्ल जब क्रियाधार के रूप में उपयोग में आते हैं तो श्वसनीय पथ में उपयोग में आने से पूर्व एसिटाइल कोएंजाइम ए में विखंडित हो जाते हैं। जब जीवधारी को वसा अम्ल का संश्लेषण करना होता है तो श्वसनीय पथ एसिटाइल कोएंजाइम में अलग हो जाता है। इसलिए वसा अम्ल के संश्लेषण तथा विखंडन के दौरान श्वसनीय पथ का उपयोग होता है। इस प्रकार से प्रोटीन के संश्लेषण व विखंडन के दौरान भी होता है। इस प्रकार विघटन की प्रक्रिया कम करते हैं सजीवों में अपचय कहलाती है तथा संश्लेषण उपचय कहलाती है। चूंकि श्वसनीय पथ में अपचय तथा उपचय दोनों ही होते हैं, इसलिए श्वसनीय पथ को एम्फिबॉलिक पथ कहना उचित होगा, न कि उपचय पथ, क्योंकि अपचय व उपचय दोनों पथ में भाग लेती है। 12.7 सांस गुणांक। अब सांस के दूसरे पक्ष को देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ऑक्सीश्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सांस के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का अनुपात को सांस गुणांक RQ से या श्वसनीय अनुपात कहते हैं। सांस RQC से प्रदर्शित करते हैं। सांस गुणांक यानी कि मुक्त हुई CO2 का आयतन अपॉन उपयोग में लाई गई O2 का आयतन। सांस गुणांक सांस के दौरान उपयोग में आने वाले श्वसनीय क्रियाधार पर निर्भर करता है। जब कार्बोहाइड्रेट क्रियाधार के रूप में आकर पूर्ण ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो सांस गुणांक 1 होगा, क्योंकि समान मात्रा में CO2 O2 क्रमशः मुक्त होती है एवं उपयोग में लाई गई है, जैसा कि समीकरण से स्पष्ट है। आप इस समीकरण से समझ सकते हैं कि सांस गुणांक कैसे निकालते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में नीट में इस पर एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। और सांस गुणांक 0.7 होता है, ये आप देखेंगे किसका। जब वसा सांस में प्रयुक्त होती है तो सांस गुणांक 1 से कम होता है। वसा अम्ल ट्राइप्रोमाटिन के रूप में उपयोग होता है, जबकि इसकी गणना निम्नवत होती है। जब प्रोटीन श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त होता है तब अनुपात 0.9 के लगभग होते हैं। यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि सजीवों में श्वसनीय क्रियाधार अक्सर 1 से अधिक है, किंतु शुद्ध प्रोटीन व वसा श्वसनीय क्रियाधारों के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसकी समरी रीड करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राणियों की तरह पादपों में श्वसन या गैसीय आदान प्रदान हेतु कोई विशिष्ट तंत्र नहीं होता है। रंध्र व वातरंध्र द्वारा विसरण से गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में लगभग सभी सजीव कोशिकाएं वायु के संपर्क में होती है। जटिल कार्बनिक अणुओं के ऑक्सीकरण द्वारा CC आबंधों के टूटने के उपरांत जब कोशिका से ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा निकलती है तो उसे कोशिकीय सांस कहते हैं। सांस के लिए ग्लूकोज सर्वाधिक उपयोगी क्रियाधार है। वसा एवं प्रोटीन के टूटने के बाद भी ऊर्जा निकलती है। कोशिकीय सांस की प्रारंभिक प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। प्रत्येक ग्लूकोज का अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। पाइरुवेट का भविष्य O2 की उपलब्धता तथा जीव पर निर्भर करता है। अनोक्सी परिस्थितियों में किण्वन द्वारा लैक्टिक अम्ल या अल्कोहल बनते हैं। किण्वन बहुत सारे प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय यूकैरियोटिक व अंकुरित बीजों में अनोक्सी परिस्थितियों में संपन्न होता है। यूकैरियोटिक जीवों में O2 की उपस्थिति में ऑक्सी सांस होता है। पाइरुविक अम्ल का माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन के बाद एसिटाइल कोएंजाइम A में रूपांतरण होता है। साथ ही CO2 निकलती है। तत्पश्चात एसिटाइल कोएंजाइम A TCA पथ अथवा क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में होता है। क्रेब्स चक्र में NADH प्लस हाइड्रोजन प्लस तथा NADH2 बनते हैं। इन अणुओं व NADH प्लस हाइड्रोजन प्लस जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनता है, इनकी ऊर्जा का उपयोग ATP के संश्लेषण में किया जाता है। यह सूक्ष्म कणिका के अंतर झिल्ली पर स्थित वाहकों के तंत्र, जिसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं, के द्वारा संपन्न होती है। जब इलेक्ट्रॉन इस तंत्र से होकर गति करते हैं तो निकलने वाली पर्याप्त ऊर्जा ATP का संश्लेषण होता है। इसे ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में अंततः अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही O2 होता है, जो पानी में अपचयित हो जाता है। श्वसनीय पथ में अपचयी पथ और उपचयी पथ दोनों भाग लेते हैं, इसलिए इसे एम्फिबॉलिक पथ कहते हैं। सांस गुणांक सांस के दौरान में आने वाले श्वसनीय क्रियाधार पर निर्भर करता है। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपको अपने नोट से ही मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम का जो चैनल है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, प्लीज़ जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम को भी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। एंड इसकी PDF भी मैं टेलीग्राम पर ही अपलोड कर दूंगी, सो आप वहाँ से जाकर इसकी PDF भी ले सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है नई NCERT खरीदने की भी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई वॉइस प्रॉब्लम है, वीडियो में क्वालिटी प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।